हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आप लोगों के साथ ट्रेडमार्क से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को ढंग से समझने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, औरों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई हम अपना ट्रेडमार्क का नाम चूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम कौन सा ब्रांड नेम चूज़ करें जो जल्दी से जल्दी बिना टाइम लिए रजिस्टर्ड हो जाए। इसके अलावा जब कोई ट्रेडमार्क फाइल किया जाता है तो वो कितना टाइम लेकर जाता है। इसके अलावा अगर ट्रेडमार्क में क्या कोई ऑब्जेक्शन भी आता है, अगर ऑब्जेक्शन आते हैं तो किस किस टाइप के ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, क्या ऑब्जेक्शन रिमूव होता है या नहीं होता, और इसके अलावा ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड होने में कितना टाइम लगता है। ये सारे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई बार ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कि क्या अगर हमारे ट्रेडमार्क में कोई ऑब्जेक्शन आ गया और अगर हम उसका रिप्लाई फाइल ना करें या हम ट्रेडमार्क को छोड़ना चाहते हैं तो क्या डिपार्टमेंट हमारे ऊपर कोई पेनल्टी लगा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडमार्क को जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड होना, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा नहीं होगा, ये बहुत कुछ आपके नाम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट आपका कोई भी नाम खराब नहीं करना चाहता, लेकिन इंडिया में ट्रेडमार्क की प्रोसेस ऐसी है कि अगर 100 में से 100 फाइलें अगर प्रोसेस करी जाती हैं तो उसमें से करीबन 96-97 फाइलों का एक एवरेज रहता है कि वो फाइलों में ऑब्जेक्शन आना ही आना है। कुछ ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट जेन्युइन लगाता है, कुछ ऐसे होते हैं कि जो फालतू के ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडमार्क का नाम कैसे चूज़ किया जाए। ट्रेडमार्क का जो नाम चूज़ किया जाता है वो आईपी इंडिया का पब्लिक सर्च वाला पेज होता है। वहाँ पर उसमें क्या कहते हैं, आपको जो पब्लिक सर्च वाले पेज में सबसे पहले सही जो आपका जो ब्रांड नेम है वो आपको पता होना चाहिए, वो टाइप करना है। इसके अलावा किस तरह के गुड्स में या किस तरह की सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको क्लास चूज करना है। ट्रेडमार्क की जो टोटल 45 क्लास लगती हैं, जिनमें से 1 to 34, 1 से 34 नंबर तक क्या होता है गुड्स की क्लासेस होती हैं, और 36 to 45 ये सारी सर्विस की क्लास होती हैं, ठीक है। तो और जो 35 नंबर क्लास है वो भी एक तरह से क्या होता है कि सर्विस क्लास से रिलेटेड होता है, लेकिन वो मार्केटिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो अपना ब्रांड नेम आपको चूज़ करना है, सही ब्रांड नेम चूज़ करना है। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आप सही ढंग से अपनी क्लास भी चूज करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपना जो नाम हम देखते हैं, हमारा जो काम कुछ और है, जो किसी एक डिफरेंट क्लास में जाना चाहिए, और हम अपना जो नाम चेक कर रहे होते हैं वो किसी और क्लास में चेक कर रहे होते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। रीज़न क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई कॉस्मेटिक्स का काम कर रहा है तो उसका जो ट्रेडमार्क फाइल होना चाहिए वो क्लास 3 में फाइल होना चाहिए, लेकिन अगर वो अपना ट्रेडमार्क धोखे से क्या होता है कि किसी अदर क्लास में जैसे 44, 35 या किसी भी अदर क्लास में अगर वो अपना फाइल करता है तो उस केस में उसके ट्रेडमार्क को कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहला जो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तरह से क्या कहते हैं कि जो हम किस तरह के गुड्स में डील कर रहे हैं या किस तरह की सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जो गुड्स या सर्विस हमारी किस क्लास से बिलोंग करती हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसी भी क्वारीज आई हैं या जहां पर लोगों का काम कुछ और था, मतलब वो कुछ किसी और प्रोडक्ट में डील कर रहे थे या उनकी सर्विस कुछ और थी और उन्होंने अपना जो ट्रेडमार्क किसी और क्लास में फाइल कर दिया था। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो भी जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब बात आ जाती है कि आप सबसे पहली बात तो क्लास आपको सही से चूज करनी है, ठीक है। उस क्लास से रिलेटेड हम एक स्पेशल जो
टॉपिक अलग से डिस्कस कर लेंगे, एक अलग से वीडियो मैं उसके ऊपर बना दूंगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है कि आपने सही क्लास आपने देख ली। सही क्लास देखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना जो ब्रांड नेम है, ठीक है, ब्रांड नेम उसमें टाइप करना है। लेकिन ब्रांड नेम और क्लास टाइप करने के बाद आपको जो सर्च ऑप्शन में जाते हो तो उसमें क्या होता है, दो चीज़ें आ जाती हैं कि या तो सबसे पहली बात तो आपसे नाम से रिलेटेड जो चीज़ें उसमें शो कर देगा पब्लिक सर्च में, आप जैसा नाम आपका है उससे मिलते जुलते जो नाम या सिमिलर नेम ब्रांड नेम उसमें शो हो जाएंगे, या वो दिखाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। अब नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये होता है कि एक तरह से जो डिपार्टमेंट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि एक तरह से वो नाम आपका अवेलेबल है, अब वो ट्रेडमार्क आप फाइल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आप अगर मान लेते हैं कोई ट्रेडमार्क पहले से पड़ा हुआ है, अगर उसमें आप एक आध अल्फ़ाबेट आप बढ़ा देते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक आध अल्फ़ाबेट बढ़ाने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर दिखाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन जब उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है तो उस केस में वहाँ पर उससे मिलते जुलते ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, और फिर सामने वाला आदमी ये कहता है कि अरे सर, मैंने तो जब ट्रेडमार्क फाइल किया था तो वहाँ पर मुझे एक तरह से जो रिपोर्ट थी वो ओके थी, डिपार्टमेंट ने बिल्कुल ओके रिपोर्ट थी, और इसके अलावा जब इसका एग्जामिनेशन हो रहा है तो एग्जामिनेशन होने में यहाँ पर मेरे सामने क्या कहते हैं 2, 4, 5, 10, 20 पार्टी के ऑब्जेक्शन आके खड़े हो गए। तो ये क्या चक्कर होता है, तो है क्या कि उस समय जब आप अपना ट्रेडमार्क का नाम आप पब्लिक सर्च में डालते हो तो सबसे पहली बात तो नाम जितना छोटा होगा, ठीक है, 3-4 अल्फ़ाबेट का होगा, तो वो अगर वहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि आपकी रिपोर्ट काफ़ी हद तक ओके है। लेकिन वो भी मैटर बड़ा सेंसिटिव होता है। इसके अलावा अगर आपका जो ब्रांड नेम 6 से 7 अल्फ़ाबेट का है तो आप स्टार्टिंग के जो 4 अल्फ़ाबेट हैं वो उसमें टाइप करिए, तो वहाँ पर काफ़ी हद तक आपको उससे मिलती जुलती रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो इस सब बातों का आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है, नाम को जब आप पब्लिक सर्च में चेक कर रहे हैं तो तरीके से चेक करिए, क्योंकि अगर जैसे एडिडास कोई नाम डालता है तो एडिडास में आप अगर क्या कहते हैं सिंगल एस या कोई भी एक अल्फ़ाबेट आगे बढ़ा देते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपका पब्लिक सर्च दिखाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि डिपार्टमेंट ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना है। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ प्रोहिबिटेड नेम होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड नेम होते हैं, जो डिपार्टमेंट ने एक तरह से जिसके ऊपर एक तरह से अपना कंट्रोल कर रखा है, या जिसमें प्रोहिबिटेड कर रखे हैं या जो रेस्ट्रिक्टेड कर रखे हैं। ठीक है, तो उसमें पब्लिक सर्च में प्रोहिबिटेड नाम पड़े हैं, तो सबसे पहली बात तो जो आपने नाम चूज कर रखा है उसमें आप ये देख लो कहीं वो उस प्रोहिबिटेड लिस्ट में तो नहीं आ रहा। ठीक है, जिनमें से कुछ कॉमन से नाम मैं बता दूं, जैसे बालाजी है। ठीक है, बालाजी एक बड़ा कॉमन सा नेम है। ठीक है, एक आपका हमारे यहाँ जो जितने भी गॉड हैं उसमें से बालाजी का नाम एक तरह सबसे ऊपर आता है, एक तिरुपति बालाजी और इसके अलावा महदूपुर बालाजी। ठीक है, इसके अलावा सालासर। तो बालाजी नाम बड़ा रेस्ट्रिक्टेड नेम है, उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि बालाजी नाम प्रोहिबिटेड है। अगर आप बालाजी के नाम से एप्लीकेशन फाइल करते हो तो वो डिपार्टमेंट पास करेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि जो बालाजी नाम है वो आप भी यूज़ करो और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो ट्रेडमार्क है वो डिपार्टमेंट किसी को रजिस्टर्ड करके नहीं देगा। ट्रेडमार्क आप फाइल कर सकते हो, लेकिन क्या होगा आगे जाके वो फाइल कैंसिल हो जानी है। तो ऐसे बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्टेड नेम आ जाते हैं जो आपको उस लिस्ट में चेक करने हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसमें आपका क्या कहते हैं कि और कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने हैं नाम को रखने में। पहला तो भगवान के नाम जितना हो सके उससे बचिए, क्योंकि भगवान के नाम बड़े कॉमन से नेम होते हैं। ठीक है, जो डिपार्टमेंट उनको देने से मना करता है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपका किसी जगह का नाम या किसी कंट्री का नाम, जैसे किसी सिटी है, विलेज है, या किसी कंट्री का नाम है। ठीक है, अब जैसे कोई मान लेते हैं राजस्थान में जयपुर रखने की कोशिश करता है, या आपका दिल्ली रखने की कोशिश करता है, महाराष्ट्र में मुंबई रखने की कोशिश करता है, या आपका यूपी में बहुत सारे क्या कहते हैं टूरिस्ट
पैलेस हैं, जैसे आगरा है, या कोई मथुरा बंदर में चले जाओ तो वहाँ पर हर होटल रेस्टोरेंट का नाम या हर शॉप का नाम क्या होता है, वो बांके बिहारी के नाम पे होता है या राधा रानी के नाम पे होता है। तो है क्या कि इस तरह के ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट किसी को नहीं देता, किसी के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं करता। ठीक है, आप अपनी मर्जी से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, उस पर टीएम लिख सकते हो, लेकिन आगे जाके डिपार्टमेंट उनको कैंसिल करेगा, वो आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। डिपार्टमेंट ये कहता है कि ये जो नाम है ये कॉमन नेम है, इस नाम पर आप भी काम करो, ठीक है, और बाकी अगर कोई भी दूसरा अगर उस नाम से काम कर रहा है तो आप डिपार्टमेंट आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, उसके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकते, ना डिपार्टमेंट कोई ऑब्जेक्शन करेगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो स्पेशल पॉइंट इसमें आ जाता है, ठीक है, कि जिन भी गुड्स या जिन भी सर्विसेज में आप डील करते हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं कि जिन भी गुड्स या जिन भी सर्विसेज में आप डील करते हो, उन गुड्स या सर्विसेज को आप अपने ट्रेडमार्क के नेम में ऐड मत करिए। ठीक है, डिपार्टमेंट सीधे सीधे उसमें सेक्शन 9B का ऑब्जेक्शन लाके खड़ा करता है, सेक्शन 9(1)B का। ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं कि अगर कोई कपड़े का काम कर रहा है तो उस केस में अगर वो अपना ब्रांड नेम फ्रंट में केवल शर्ट, पैंट, जीन्स, कुर्ता, पैजामा, शेरवानी ऐसे रखने की कोशिश करता है तो वो ब्रांड नेम तो सक्सेसफुल होना ही नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा क्या कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि उसका नाम है मान लेते हैं जय, अब वो जय रखता है तो चलेगा, लेकिन अगर वो जय पैंट रखता है तो उस केस में सेक्शन 9(1)B का इशू आ सकता है, और उस केस में डिपार्टमेंट उसे कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने जो अपना ब्रांड नेम है उसमें कहीं भी जिस तरह के गुड्स या जिस तरह की सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, वो गुड्स या सर्विस आपके ब्रांड नेम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा कई बार कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो हमारे सामने आए हैं, मतलब जो हम प्रैक्टिकली डील करते हैं हियरिंग में और चीज़ों में, कि अब जैसे अब कोई केमिकल की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है, तो अब CO2 या H2O या इस टाइप की, मतलब किसी भी चीज़ की केमिकल की शॉर्ट फॉर्म को आपको अपने ब्रांड नेम में यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो अब अगर ऐसा कोई केमिकल की शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ करोगे और वो डिपार्टमेंट के पकड़ में आ जाएगी तो उसमें क्लास 13 का जो ऑब्जेक्शन का इशू आएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको वो ब्रांड नेम डिपार्टमेंट आपका पास नहीं करेगा, पब्लिक सर्च में दिखाएगा नो रिकॉर्ड फाउंड। रीज़न क्या है कि ऐसी कोई एप्लीकेशन कोई बंदा फाइल करेगा ही नहीं, अगर कभी करी भी होगी तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई होगी वो एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी केमिकल की जो शॉर्ट फॉर्म है उसे ट्रेडमार्क में यूज़ नहीं करना। ठीक है, अब जैसे किसी ने एक ट्रेडमार्क रखा था H2 ऑर्गेनिक, ठीक है, तो वो मैटर फंस गया था। ठीक है, तो अब ये सब बातें आपको ध्यान रखे चलनी हैं। और इसके अलावा क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क में एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक होती है। अब वो जो क्या होता है कि जो पहले से बहुत ज़्यादा सुने सुनाए नाम हैं वो भी नहीं रखने, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, पहले से वो एप्लीकेशन फाइल हो चुकी होंगे, उस नाम के ट्रेडमार्क फाइल हो चुके होंगे। ठीक है, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है लोगों का कि सर क्या हमारा अगर कोई ट्रेडमार्क का नाम जो हम चूज कर रहे हैं अगर वो किसी और क्लास में किसी दूसरे ने ले रखा है तो क्या हम किसी अदर क्लास में हम उस ट्रेडमार्क को फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो होता यह है कि टोटल 45 क्लास बनी हैं। ठीक है, तो एक तरह से अगर क्या कह सकते हैं कि ये 45 का 1 to 45 का अलग अलग एरिया होता है, जुरिडिक्शन होता है। तो जो ट्रेडमार्क किसी एक क्लास में रजिस्टर्ड हुआ है किसी एक के नाम पे, ठीक है, तो अगर कोई दूसरा किसी अदर क्लास में उस नाम से अगर ट्रेडमार्क फाइल करता है तो उस केस में डिपार्टमेंट उस नाम से
उस अदर क्लास में दूसरे का ट्रेडमार्क पास कर देगा, ये बात पक्की है। तो अगर आपको ये लगता है, अगर किसी को ये लगता है कि क्या कहते हैं कि जैसे मैं कोई ब्रांड नेम चूज कर रहा हूं और वो ये चाहता है कि अब कि अदर क्लास में भी जो उससे बिजनेस से रिलेटेड क्लासेस हो सकती हैं, फ्यूचर में कोई बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है, तो वो पहले से उन क्लासेस को सिक्योर करके रखे। क्योंकि अगर किसी एक क्लास में ब्रांड आपका रजिस्टर्ड हो गया तो ये इस चीज की गारंटी नहीं होती कि किसी दूसरी क्लास में जब आपका मन आएगा, 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद जब भी आपका मन आएगा, तो जब आप वहां पर उस क्लास में उस ट्रेडमार्क को फाइल करोगे तो वहां पर वो एरिया आपको फ्री मिलेगा। अगर वो एरिया फ्री है तो डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन पास करेगा, नहीं तो उस केस में क्या कहते हैं कि अगर कोई दूसरा उस बीच अगर वो एप्लीकेशन फाइल कर देगा तो डिपार्टमेंट आपको प्रायर यूजर नहीं मान सकता। ठीक है, जैसे एक एप्लीकेशन के केस में या एक ब्रांड नेम के केस में ये हुआ था कि एक पर्सन किसी एक क्लास में उसने अपना ट्रेडमार्क फाइल किया, वहां पर उसका वो ब्रांड एक्सेप्टेड हो गया, रजिस्टर्ड हो गया। उसके करीबन 1.5-2 साल बाद या 2.5 साल बाद उसे ये लगा कि मैं अदर क्लास मतलब क्लास 3rd में अपनी एक एप्लीकेशन फाइल कर लेता हूं, और वहां पर उसने क्या किया, उस ब्रांड नेम का प्रायर यूजर दिखाया, लेकिन उसने जैसे क्लास 25 में तो उसने अपना एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो गई थी, तो क्लास 25 जो होती है वो आपकी क्लोथ की क्लास होती है। ठीक है, तो क्लास 25 के लिए तो प्रायर यूजर है, लेकिन क्लास 3 जो कॉस्मेटिक्स या जो डिटर्जेंट वगैरह की क्लास होती है, धूप बत्ती की क्लास होती है, तो वहां पर उसने जब वो एप्लीकेशन फाइल करवाई तो उसमें प्रायर यूजर का एक एफिडेविट लगाया, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे प्रायर यूजर मानने से मना कर दिया कि सर क्लास 25 में तो आपका प्रायर यूजर है, ये हम मानते हैं, लेकिन क्लास 3 में आपने ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं लगाया जिसके बिहाफ पर हम आपको प्रायर यूजर माने। तो अगर पहली बात तो अगर किसी दूसरी क्लास में भी वो ट्रेडमार्क फाइल किया जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि या तो पहले से पहले आप फाइल कर लो, और अगर किसी ने एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं तो उस केस में पुरानी एप्लीकेशन आपको सपोर्ट नहीं करेगी। और इसके अलावा अगर आप फाइल कर रहे हो तो अपनी जो उससे रिलेटेड प्रायर यूजर के बिल, पुराने से पुराने बिल, सही बिल उसमें प्रेजेंट करने चाहिए, तो डिपार्टमेंट क्या कहते हैं कि अपना आपकी एप्लीकेशन में विचार कर सकता है पास करने के लिए। लेकिन इशू बहुत सारे आते हैं, तो आपसे रिलेटेड जो क्लासेस हैं उन्हें पहले से आप सिक्योर करके रखिए। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे केवल गवर्नमेंट चालान लगे, एडिशनल फीस हमको ना देनी पड़े, और काफ़ी बार उनको या तो उन्होंने एप्लीकेशन कभी फाइल नहीं करी होती या कभी कभार करी होती है और उस एप्लीकेशन को फाइल करने बैठ जाते हैं। ठीक है, और उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। यूट्यूब में कुछ लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रखी है कि आप अपना जो क्या कहते हैं कि अपना ट्रेडमार्क खुद फाइल करिए 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में। ठीक है, और देखा जाए तो कई बार जिन्होंने वो वीडियो बनाए हैं तो उनको भी कई बार उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन बस उन्हें फॉर्म ओपन करना आता है, तो वो फॉर्म ओपन करके और मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखा देते हैं, और उन्हीं वीडियो को देख के कुछ लोग वो अपना ट्रेडमार्क फाइल करने बैठ जाते हैं। तो है क्या कि ऐसा है कि अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है और ट्रेडमार्क अपना आपने खुद करने लग गए, और उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आते हैं, और अगर उसमें से कोई भी ऑप्शन आपने गलत चूज़ कर लिया, ठीक है, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन इमीडिएट फॉर्मेलिटी चेक फेल चली जाती है। और कुछ गलतियां तो ऐसी हैं कि जो अगर आपने चूज़ कर ली तो उसका कोई सुधार है ही नहीं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि आपने अगर अपना ट्रेडमार्क का नाम या लोगो अगर गलत चूज़ कर लिया तो उस केस में एक तरह से उसका कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। उसमें आप लोगो अपना चेंज नहीं कर सकते, अपना ट्रेडमार्क का नाम चेंज नहीं कर सकता। बाकी जितनी भी मिस्टेक हैं वो सही हो सकती हैं, लेकिन उन मिस्टेक को एवरी मिस्टेक को सही करने के लिए आपको गवर्नमेंट को 900 का चालान आपको पेड करना पड़ता है। मतलब 1000 रुपये के आसपास आपको पर मिस्टेक के चार्जेस आपको पेड करने पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद भी कई बार क्या कहते हैं कि उसमें चार्जेस पेड करने के बाद टीएम के साथ चार्जेस पेड करने के बावजूद डिपार्टमेंट फिर से दूसरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट लाके खड़ा करता है। उसमें ये लिखा होता है, फिर से नोटिस देता है कि
आपने जो टीएम फाइल किया वो करेक्ट नहीं है, दोबारा आप अपना टीएम फाइल करिए। ऐसे 2 बार 3 बार 4 बार मैंने 5 बार 6 बार लोगों को अपना टीएमएम की फ़ीस पेड करते देखा है। और उस केस में क्या होता है कि आपका सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट फीस भी जा रही है, और इसके अलावा बहुत बहुत लंबे टाइम तक वो फॉर्मेलिटी चेक फेल पड़ा रहता है, और लोगों को समझ नहीं आता कि करें तो क्या करें। ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि जब आपका फॉर्मेलिटी चेक फेल आता है तो गवर्नमेंट फीस के अलावा उसमें वो रिप्लाई की भी डिमांड करता है, और अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो उस केस में वो बहुत लंबे टाइम तक वो वैसा ही पड़ा रहेगा, फाइल आपके आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि एक तरह से अगर आपको ट्रेडमार्क फाइल करना नहीं आता तो उसमें अपना हाथ साफ करने की कोशिश ना करें। ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं कि जो नहीं सुधारी जा सकती। जैसे मैंने बताया ट्रेडमार्क का नाम, या कई बार कोई ऐसी चीज़ फाइल कर दी गई कि जिसका सुधार हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए, और किसी अच्छे प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। सो कॉल्ड प्रोफेशनल की नहीं, अच्छे प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। वो आपका ब्रांड नेम ईजिली आपको क्या करेगा, रजिस्टर्ड करा के देगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या कहते हैं, वहाँ से फॉर्मेलिटी चेक पास होने के बाद फिर आगे जब वो फाइल बढ़ती है तो उसमें एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट में क्या है, एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो उसमें आपका सीधे सीधे लिख के आ जा रहा है कि आपकी फ़ाइल एक्सेप्टेड हो गई है। वो ऑटोमेटिक क्या होता है, एक्सेप्टेड हो जाती है। उसके 15 से 20 दिन या 25 दिन के अंदर वो क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट में चली जाती है, और फिर उस 4 महीने वो एडवर्टाइजमेंट में रहती है। मतलब एडवर्टाइजमेंट में आने के बाद, जनरल नंबर अलॉट होने के बाद क्या होता है, 4 महीने वो एडवर्टाइजमेंट में रहती है। ठीक है, अगर उस बीच कोई भी थर्ड पर्सन, कोई आउटसाइडर अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन अपना क्रिएट नहीं करता तो फाइल एक तरह से क्या होगा कि उसके 4 महीने का लॉकिंग पीरियड निकलने के बाद, मतलब 1 से सवा या 1.5 महीने के बाद डिपार्टमेंट उसका सर्टिफिकेट इशू कर देता है। मतलब अगर किसी को कोई फाइल अगर अपोज करनी है तो इस बात का ध्यान रखना कि जिस डेट से वो एक्सेप्टेड हुई उस डेट से उससे आप अपोज नहीं कर सकते। एक्सेप्टेड होने के बाद जब तक वो एडवर्टाइजमेंट में नहीं चली जाएगी तब तक उसे अपोज नहीं कर सकते। और 4 महीने का टाइम कंप्लीट करने के बाद, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद 4 महीने के अंदर उसे अपोज करना होता है। अगर 4 महीने के बीच में अगर कोई अपोज नहीं करता तो उसके बाद कोई भी पर्सन उसे अपोज नहीं कर सकता, सीधे सीधे उसका सर्टिफिकेट आता है। अगर किसी को ये लगता है कि 4 महीने के बीच में मतलब हम अपोज नहीं कर पाए या हमसे छूट गया, तो उसके बाद उसके पास ऑप्शन क्या होता है कि वो उसे रेक्टिफाई कर सकता है। ठीक है, वो जो नोटिस एक तरह से अपोजिशन के केस में वो डालने वाला था, ठीक है, उसी तरह का नोटिस जो होता है वो आपका रेक्टिफिकेशन के केस में पड़ता है। तो वहाँ पर अपोज लिख के आता है, यहाँ पर फाइल में रेक्टिफाई लिख के आ जाता है। अगर कोई फाइल में क्या कहते हैं कि अगर निगेटिव रिपोर्ट आई है, निगेटिव एग्जामिनेशन रिपोर्ट आई है, डिपार्टमेंट ने निगेटिव रिपोर्ट अगर इशू करी है, तो उस केस में वहाँ पर किस किस तरह के ऑब्जेक्शन हमारे सामने आ सकते हैं। तो मेनली जो देखा गया है वो आपका सेक्शन 9(1)(a), सेक्शन 9(1)(b), और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑब्जेक्शन है वो सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन है। और कई बार सेक्शन जो 13 है उसका भी किसी रेयर केस में क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन आ जाता है, लेकिन मेनली जो देखा गया है वो आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो आपका ऑब्जेक्शन आता है सेक्शन 11 का। इसके अलावा क्या कहते हैं आपका सेक्शन 9(1)(a) और सेक्शन 9(1)(b). ठीक है, सबसे ज़्यादा 11, उसके बाद 9(1)(a) या 9(1)(b) का ऑब्जेक्शन आ जाता है। इसके जो इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है ऑब्जेक्शन के केस में कि क्या सर ऑब्जेक्शन में जाने के बाद क्या हमारी फ़ाइल एक तरह से क्या होता है ख़राब हो जाती है, और अगर ऑब्जेक्शन क्लियर होता है तो कितने टाइम में क्लियर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर आपका जो भी ऑब्जेक्शन आया है,
ठीक है, उसका ढंग से उसका रिप्लाई ड्राफ्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, बढ़िया ड्राफ्ट होना चाहिए, उसमें सॉलिड मटेरियल होना चाहिए, सॉलिड ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, केस स्टडी पढ़ी होनी चाहिए, और इसके अलावा ऐसी तर्क वाली चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे फैक्ट होने चाहिए जिसके बिहाफ पर जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला जो एग्जामिनर है, ट्रिब्यूनल आपकी फ़ाइल क्या कहते हैं कि आपका ऑब्जेक्शन रिमूव कर दे और ट्रिब्यूनल आपकी फ़ाइल एक्सेप्ट कर दे, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ से रिप्लाई करने के बाद भी क्या कहते हैं, अगर वो मैटर हियरिंग में चला जाता है तो उसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो फाइलें क्या कहते हैं रिप्लाई से नहीं निकल पाती, आगे जाके हियरिंग से निकल जाती हैं, अगर सही से आप क्या कहते हैं ट्रिब्यूनल ऑफिसर के सामने फैक्ट प्रेजेंट करते हो। फैक्ट प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला आपका रिप्लाई बहुत बढ़िया ड्राफ्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर रिप्लाई ड्राफ्ट होने के अलावा क्या कहते हैं कि जब आप हियरिंग में बैठते हो तो उस केस में आपकी मतलब जो भी आपका केस है उसके बारे में आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उससे रिलेटेड जो बिल हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो बिल हैं वो उसमें अपलोड होने चाहिए। इसके अलावा और भी जो चीज़ें जीएसटी और जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उसमें अपलोड होनी चाहिए। वो आपके जो ब्रांड को हियरिंग से रिलेटेड जो है उसका जो ऑब्जेक्शन को रिमूव करने में आपको हेल्प करते हैं। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब क्या कहते हैं कि वहाँ से अगर फाइल क्लियर हो जाती है, जनरल में चली जाती है, और अगर कोई पर्सन उस फाइल को अपोज कर देता है तो अपोजिशन करने में क्या कहते हैं कि उसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर इसमें अपोजिशन के केस में हमें क्या करना पड़ता है। तो ऑब्वियस है, अपोजिशन का मतलब ये है कि किसी थर्ड पार्टी ने अपना ऑब्जेक्शन क्रिएट किया है कि इस पर्सन को ये नाम ना दिया जाए, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्शन क्या कहते हैं कि सिमिलर क्लास वाला भी कर सकता है, और कई बार क्या होता है डिफरेंट क्लास वाले भी उसमें अदर क्लास में अपोजिशन कर देते हैं। तो इस केस में होता क्या है, करना क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो इसमें क्या कहते हैं कि जिसने भी नोटिस भेजा हुआ है सबसे पहले उस नोटिस को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर काफ़ी सारे केसेस में आज की डेट में जो अपोजिशन है वो बिल्कुल बेकार वाले इसमें फाइल करे जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसका कोई सिर पैर नहीं है उस तरह के ऑब्जेक्शन यहाँ पर अपोजिशन डाले जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जब कोई फाइल अपोज होती है तो उसके 2 महीने के अंदर उसका काउंटर फाइल किया जाना चाहिए। जो काउंटर रिप्लाई है उसको ड्राफ्ट करके फाइल किया जाना चाहिए। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि काउंटर रिप्लाई करने के बाद फिर क्या होता है कि उसके नेक्स्ट 2 मंथ में जो अपोनेंट पार्टी है वो अपने एविडेंस सबमिट करती है, और उसके एविडेंस सबमिट करने के बाद अगले 2 महीने के अंदर फिर क्या होता है एप्लीकेंट जिसकी फाइल अपोज हुई है वो अपने से रिलेटेड एफिडेविट और एविडेंस सबमिट करता है। और लीगली ये लिखा हुआ है कि जो दोनों के एविडेंस डालने के बाद क्या कहते हैं अगले 3 महीने में हियरिंग आती है, ठीक है। तो लीगल तो उसमें यह है कि भाई सबसे पहली बात तो 4 महीने जनरल में रहेगा, उसके अगले 4 महीने जनरल के बीच में अगर कोई अपोज करना होता उसके अगले 2 महीने में काउंटर रिप्लाई करना है। फिर उसका नेक्स्ट 2 मंथ में नेक्स्ट 2 मंथ में अपोनेंट अपने एविडेंस देगा, अपना एफिडेविट देगा, और उसके बाद जब वो दे देगा तो उसके नेक्स्ट 2 मंथ में जो एप्लीकेंट है वो अपने एफिडेविट और एविडेंस सबमिट करेगा। अगले 3 महीने में हियरिंग आती है। लेकिन अगर किसी वजह से ये टाइम निकल गया है, मान लेते हैं कोई पर्सन अपना 2 महीने में अगर काउंटर रिप्लाई सबमिट नहीं कर पाया, तो उस केस में क्या कहते हैं अगर थोड़ा लेट हो जाता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने, फिर भी उसे अपना काउंटर रिप्लाई सबमिट कर देना चाहिए। डिपार्टमेंट उसे काउंट करता है, ठीक है। और पहली बात तो आपको डिले नहीं करना चाहिए, टाइम से करना चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से ये चीज़ें छूट गई हैं तो उसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप उसमें क्या कहते हैं काउंटर रिप्लाई अगर लेट भी हो जाता है तो आपको करना चाहिए। एविडेंस अगर लेट भी हो जाता है तो आपको एविडेंस डालने चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें इस डिस्कशन में आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जब भी आप अपना क्या कहते हैं ट्रेडमार्क फाइल करते हो तो फाइल करते समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए,
ठीक है। अगर आपको ट्रेडमार्क को फाइल करना नहीं आता तो खुद उसके ऊपर हाथ सफाई नहीं करना चाहिए। अगर आप में से किसी को भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई इशू आता है, ट्रेडमार्क को फाइल करने से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर रिप्लाई को ड्राफ्ट करने में, जो नॉर्मल एग्जामिनेशन रिपोर्ट का रिप्लाई है उसको ड्राफ्ट करने से रिलेटेड अगर कोई इशू है, अपोजिशन से रिलेटेड कोई इशू है, किसी की फ़ाइल को अपोज करना है या अपनी फ़ाइल का काउंटर करवाना है, अपना जो अगर आपकी फ़ाइल अपोज हो गई है उसका काउंटर स्टेटमेंट ड्राफ्ट करवाना है और फाइल करवाना है, उससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9625122106 पर कॉल कर आप अपनी क्वारी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।